हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कवर करते हैं और उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम कवर करते हैं। इस प्रकार हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम करंट अफेयर्स एनालिसिस कवर करते हैं, दूसरे भाग में हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बातें कवर करते हैं। और ये जो आपकी कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आप सभी का स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज में। जैसे कि आपको पता है, क्लासेस आपकी निरंतर होती चली आ रही थी, लेकिन लैपटॉप खराब हो गया था, इस वजह से आपकी क्लास कुछ दिनों से नहीं हो पाई थी। तो उन सभी के करंट अफेयर्स की बातें हम कवर कर लेंगे, साथ में उन दिनों के इतिहास के बारे में भी हम बातें कवर करेंगे, ठीक है। और बाद में अब से आपकी क्लासेस निरंतर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी लैपटॉप आपका जो है वो ठीक हो चुका है, ठीक है ना। तो जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं उन सब की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम चैनल को सर्च करने के लिए आपको टाइप करना होगा एड्यूरोही24, ठीक है ना। सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी और डेली का एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई। तो उन सभी का जो करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण मुद्दा जो बन रहा था, उनके बारे में हम बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम देखते हैं। इंडिया इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट फॉर टेक जायंट्स, एप्पल सीईओ टिम कुक। एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने कहा है कि टेक दिग्गजों के लिए भारत सबसे पसंदीदा बाजार बनकर उभरा है। टिम कुक, सीईओ ऑफ एप्पल, एक्सप्रेस्ड हिज contentment with India's growing developer community, underlining Apple's holistic approach। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एप्पल के समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए भारत के बढ़ते डेवलपर समुदाय के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया। इंडिया हैज बिकम ए की मार्केट फॉर ग्लोबल टेक जायंट्स विद ए बर्गियोनिंग डेवलपर हैज बेस अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट अटेंशन। भारत वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए एक प्रमुख बाजार बन गया है, जिसमें बढ़ते डेवलपर आधार ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। ये सब बातें एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कही। उन्होंने कहा कि भारत में डेवलपर समुदाय के प्रति उनका ये संतोष है, ठीक है ना, वो संतुष्ट है इस बात से कि भारत में अब एक बेहतरीन तरीके से क्या है, हम अपने बाजार में रणनीति को बेहतरीन बना सकते हैं, परिचालन दक्षता में हम कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बेहतरीन बनाने का वो प्रयास करेंगे। एमओएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ट्वीटेड दैट सीईओ एप्पल टिम कुक सेड। तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उनके राजीव चंद्रशेखर ने यह ट्वीट किया है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई है, भारत में डेवलपर्स का आधार तेजी से बढ़ रहा है। एप्पल डेवलपर से लेकर बाजार तक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर काम कर रहा है। ये सब बातें किसने ट्वीट की है? राजीव चंद्रशेखर। किसके सानिध्य से? आप कहेंगे टिम कुक। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो एप्पल कंपनी है जिसके सीईओ टिम कुक हैं, तो ये एप्पल कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, आप बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताएं। एप्पल कंपनी का मुख्यालय कहां है? जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्पल कंपनी का मुख्यालय है।
जब बात करते हैं एप्पल कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1976 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना की। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अप्रैल 1976 को स्थापना की गई थी। जब बात आती है किसने इसकी स्थापना की थी, जैसे आपको पता है स्टीव जॉब्स ने क्रिस्ट ड्राइव लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में अपने बचपन के घर में बेडरूम में स्टीव वोल्जनाइक के साथ एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। इस प्रकार आपको यह बिंदु ध्यान में रखना है। तो चलिए जी, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है एप्पल कंपनी का मुख्यालय, जो कि कहां बना हुआ है, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। और ये सिंबल है एप्पल का, अभी वर्तमान का ये सिंबल है। जब पूछा जाए वर्तमान में एप्पल के सीईओ कौन है, तो टिम कुक का नाम आप लिख देना। अब चलते हैं हम दूसरी न्यूज की तरफ। बेंजामिन नेतन्याहू कैबिनेट्स वोट टू परमानेंटली क्लोज अल जजीरा ऑफिसेज इन इजराइल। अल जजीरा आपको पता है एक न्यूज एजेंसी है, एक मीडिया नेटवर्क है, प्राइवेट मीडिया समूह आप इसे कह सकते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है, दोहा में है। इसका दोहा कहां है, तो आपको पता है दोहा कतर की राजधानी है। तो कतर की राजधानी दोहा में अल जजीरा का मुख्यालय बना हुआ है, यानी कि वहां की बेस्ड ये एक मीडिया एजेंसी है। और इस मीडिया एजेंसी के कार्यालय को स्थायी रूप से बंद करने के लिए वोट किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और बेंजामिन नेतन्याहू तो आपको पता ही है इजराइल के हैं प्रधानमंत्री। इजराइल मेन्स केबल प्रोवाइडर हैज हाल्टेड ब्रॉडकास्ट ऑफ द एआई अल जजीरा न्यूज स्टेशन सिटिंग ए बैन ऑन द चैनल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। इजराइल के मुख्य केबल प्रदाता ने सरकार द्वारा अनुमोदित चैनल पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए अल जजीरा समाचार स्टेशन का प्रसारण परमानेंटली रोकने का इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। तो उसे एक बार रोक भी दिया गया है। यरूशलेम में उनका ये कार्यालय चल रहा था अल जजीरा का, ठीक है। तो ये एक उपग्रह समाचार नेटवर्क है और इसके स्थानीय कार्यालयों को रविवार को बंद करने का इन्होंने आदेश दे दिया था। जब बात करते हैं इस अल जजीरा की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, दोहा मेडिएटेड सीज फायर नेगोशिएशन विद हमास हैंग इन बैलेंस। तो आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू कहां के हैं, इजराइल के। और इजराइल का और हमास का लंबे समय से विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि हमास के साथ दोहा की मध्यस्थता वाली युद्ध विराम वार्ता अधर में लटक गई है ना। तो इसीलिए असाधारण आदेश, जिसमें प्रसारण उपकरण जब्त कर लेना, चैनल की रिपोर्टों के प्रसारण को रोक देना और उसकी वेबसाइटों को अवरुद्ध करना शामिल है। माना जाता है कि ऐसा पहली बार है कि जब इजराइल ने किसी विदेशी समाचार आउटलेट को बंद किया है। तो ये एक न्यूज थी इजराइल के मद्देनजर रखते हुए। तो थोड़ा सा जैसे हम बात करेंगे इजराइल कहां पर है, ये रहा इजराइल, जैसे मैं यहां पे कलर में कर रहा हूं, यहां पे इजराइल, इसको बड़ा करके भी देखेंगे कोई ना। इजराइल और कतर का डिफरेंस कितना है, ये देखो रेड कलर में दिखाई दे रहा है कतर, ठीक है ना, कतर। और कतर को जब बड़ा करके देखते हैं तो कतर ऐसा दिखता है। कतर के साथ में कौन सी कंट्री है, तो बहरीन। तो बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। और कतर की राजधानी क्या है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया दोहा। तो यहां पर आप थोड़ा सा इजराइल के बारे में देख लीजिए। इजराइल का मैप ये रहा, आप यहां पर देख पा रहे होंगे इजराइल और ये रहा आपका कतर। तो इन्होंने अल जजीरा जो न्यूज एजेंसी है उसे बंद करने का आदेश दिया है। अब चलो जी थोड़ा सा कतर देश के बारे में बातें कर लेते हैं। कतर देश की राजधानी क्या है, आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिया गया है। कतर देश की राजधानी क्या है, कतर, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। कतर की राजधानी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा।
मुद्रा के बारे में आपको बताना है, कौन सी मुद्रा है वहां की, जल्दी जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा रियाल, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात कर रहे होते हैं कतर देश की, तो कतर देश का क्षेत्रफल कितना है? 11,437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये कतर देश। ठीक है ना, इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। और बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? रियाल और किस देश की राजधानी है? तो रियाल जो मुद्रा है वो और भी कई देशों की मुद्राएं हैं। अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए कमेंट में। मैंने आपको वैसे करवाया भी था इसके बारे में, है ना, तो जल्दी से बता सकते हैं क्या? रियाल। इसके बारे में कमेंट में आप बता दीजिएगा सभी, ठीक है। तो चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों में 75 अंतरराष्ट्रीय आगंतुक दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने आए। आपको पता है हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे विश्व में, और अभी हमारे भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो इस लोकसभा के चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधक निकायों से 75 अंतरराष्ट्रीय आगंतुक यहां पर आए हैं। ऐसा सबसे बड़ा वैश्विक प्रतिनिधिमंडल पहली बार भारत के आम चुनावों को देखने के लिए आया है। ठीक है ना, तो पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक देशों के बीच चुनावी कार्य प्रणालियों के उच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग, जिसे हम क्या बोल देते हैं, EIC बोल देते हैं, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे ECI है ना, ECI भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 23 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भारतीय आम चुनावों को देखने के लिए अभी भारत में जो आए हुए हैं, उन्हीं का इन्होंने स्वागत किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था कुछ दिन पहले, क्योंकि ये न्यूज जो है वो कुछ दिन पहले की है, लैपटॉप खराब हो जाने की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। वर्तमान में अगर बात करें CIC कौन है, तो बता सकते हैं, CEC कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। और बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं के मौजूदगी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जिस कार्यक्रम में 23 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय चुनावी क्षेत्र का योगदान और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया कार्य विश्व लोकतांत्रिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। प्रक्रिया और समता के संदर्भ में जिसे वैध रूप से लोकतांत्रिक अधिशेष कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। और ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये हैं ज्ञानेश कुमार जी, ये है सुखबीर सिंह संधू, और ये हैं राजीव कुमार जी, जो कौन है, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। तो इन्हीं के साथ में बाकी जो देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं वो सभी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से देशों के लोग यहां पर आए। भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, रूस, मालदोवा, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया। तो इन सब के देशों से सभी लोग आए, प्रतिनिधि मंडल यहां पर भारत में पहुंचा, ताकि अभी जो वर्तमान में आम चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में एक ब्यौरा उनके सामने रखा जा सके और वो उसे समझ सके। अपने देश में भी बेहतरीन तरीके से लोकतंत्र के बारे में वो समझ पैदा हो।
तो यहां पर अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया भी था, ये कौन है, ये हैं राजीव कुमार, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये कौन है, ये हैं ज्ञानेश कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर हैं ये वर्तमान में। इनकी नियुक्ति अभी पिछले महीने में ही आपको पता है हुई थी। और ये हैं सिद्धू जी, है ना, सुखबीर सिंह सिद्धू। तो इनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे थे, सुप्रीम कोर्ट में बातें भी गई थी और वो बातें भी हमने कवर की थी। जैसे कि आपको पता है भारत में अभी लोक चुनाव हो रहे हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए क्या भारतीय संविधान के तहत लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य है, तो आप क्या कहेंगे? क्या लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, मूल कर्तव्य नहीं है इलेक्शन में वोटिंग करना, ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे होते हैं मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 4A में बताया गया है मूल कर्तव्य के बारे में। अभी आप बताने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। जब हम चुनाव आयोग की बात कर रहे होते हैं, जिसे हम भारतीय चुनाव आयोग भी बोल देते हैं या फिर इसे हम भारतीय निर्वाचन आयोग भी बोल देते हैं। अब आपसे यह पूछा जाए कि इस चुनाव आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो जिन्होंने लिखा होगा ना 324, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो होना चाहिए और यही निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव करवाएगा और जो भी पार्टियां हैं उनको आप कह सकते हैं कि जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अगर किसी पार्टी के बीच में आपसी मतभेद होते हैं तो उनको सुलझाने का काम भी ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। इस चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाती है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है ना। एक दिन पहले की गई थी, संविधान लागू होने से पहले। फिर जैसे बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो यहां पर 315 जो अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया है? भारतीय संविधान 315 के तहत यूपीएससी का प्रावधान किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत। इसी के साथ में जो स्टेट पीसीएस की हम बात कर रहे होते हैं यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, तो उसका प्रावधान भी अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। तो चलिए जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आरईसी गेट्स आरबीआई नोट टू सेट अप सब्सिडरी इन जीआईएफटी सिटी गुजरात। गुजरात की जो सिटी है जीआईएफटी, वहां पर आरईसी को क्या मिला है? अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। आरईसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्ना कैटेगरी के अंतर्गत आती है। महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आती है और इसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है, 3 मई को मिला था आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस कंपनी को दे दिया, यानी कि अब आरबीआई को कोई भी आपत्ति नहीं है अगर वो अपनी ब्रांच यहां पर खोल लेते हैं। तो किसी भी प्रकार के लिए हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, आरबीआई ने इन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है फॉर सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात। और ये कहां पे शुरू होने वाली है? तो आप कहेंगे गांधीनगर, जिसे क्या बोलते हैं? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो द डिसीजन टू एक्सपेंड ऑपरेशंस इनटू गिफ्ट ए बार्गेनिंग हब फॉर फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया कम्स टू आरईसी कंटिन्यूज फॉर न्यू एवेन्यू फॉर ग्रोथ। तो इस प्रकार हमें इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे उस कंपनी
का ये एक दृश्य है। तो इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। इस विकास के क्षेत्र में कौन बातें कर रहे थे, तो आरईसी लिमिटेड के वर्तमान में सीएमडी हैं श्री विवेक कुमार देवगन। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि वो किस प्रकार से अपनी इंटरनेशनल लैंडिंग एक्टिविटीज को कवर करेंगे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन बनाएंगे। तो सारी की सारी बातें इन्होंने कही थी। अब जब हम गुजरात की बातें कर ही रहे हैं तो इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसी पॉइंट से हम बातें करेंगे। तो क्वेश्चन बताइएगा आप कि वर्तमान में गुजरात में कितने जिले हैं, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे गुजरात में कितने जिले हैं वर्तमान में। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 33 जिले, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गुजरात हमारे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि एक पश्चिमी राज्य है ये। इस गुजरात में जब हम बात कर रहे होते हैं लोकसभा की सीटें कितनी है यहां पर, तो लोकसभा की सीटें हैं 26। आपको पता है अभी इलेक्शन कौन से चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव ही तो चल रहे हैं। तो गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 हैं। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं गुजरात में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो आप कहेंगे 11। और इस गुजरात में विधानसभा की सीटें अगर पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, 182 अभी विधानसभा की सीटें हैं। और इस विधानसभा का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो कब से कब तक है, 20 दिसंबर 2022 से लेकर 19 दिसंबर 2027 तक का ये विधानसभा का कार्यकाल रहेगा। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो नाम लिख देना आप श्री भूपेंद्र पटेल जी का। और वहां के गवर्नर कौन है, तो आप किसका नाम लिखेंगे, माननीय आचार्य देवव्रत वहां के गवर्नर हैं। ठीक है। और ये गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, यानी कि इस गुजरात की स्थापना कब की गई थी, तो 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी गुजरात की। और इसी के साथ में महाराष्ट्र की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप यहां पर मैप देखने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस गुजरात में अगर हम कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, बड़े फेमस हैं। एक का नाम आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको बखूबी पता ही होगा, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और एक आपने नाम सुना होगा वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां है, ये भी गुजरात में ही है। इसके साथ में एक नाम आता है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में है। और इसी के साथ में कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर है, गुजरात में ही है। तो जितनी भी क्लासेस आज तक आपकी हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो डेली करंट अफेयर्स की जो न्यूज बनती थी वो हमने थोड़ी थोड़ी कवर कर ली है, कुछ इंपॉर्टेंट जो थी वो ही कवर की हैं। अब हम चलेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं एड्यूरोही 24 जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर एक्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 8307730527। ये तो आपका हुआ पार्ट 1। अब हम चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री, आज के इतिहास की जो बात कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई, एक एक दिन कवर करेंगे हम टुडे इन हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे 7 मई के बारे में, यानी कि 7 मई का इतिहास क्या रहा था, कुछ महत्वपूर्ण बातें कवर कर लेते हैं। 7 मई को क्या मनाया जाता है, तो सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 मई को। क्यों मनाया जाता है, ये जो सीमा सड़क संगठन है जो उसका कार्य क्या है, तो जैसे कि हमारा भारत है, हमारी भारत की अपनी बाउंड्री है, उस बाउंड्री यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में
सड़क मार्ग का निर्माण करना और व्यवस्थापन करना, यही इस सीमा सड़क संगठन का काम है। ठीक है, सड़क निर्माण करना, तो ये इस सड़क संगठन का क्या है, काम है। इसी सड़क संगठन की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो कब हुई थी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताएंगे पहले कमेंट में, जल्दी से बता दीजिएगा। जिन्होंने लिखा होगा ना 1960, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी तो मैंने आपको बताया सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस, यानी कि 7 मई को इसकी स्थापना हुई थी। साल था 1960, और 1960 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की थी। और यह संगठन एक बहुप्रतिष्ठित, बहुमुखी, पारदेशीय, ख्याति प्राप्त आधुनिक निर्माण संगठन है। और इस सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य क्या है, हमारे भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए सशस्त्र बलों को उनकी सामरिक जरूरतों की पूर्ति में मदद करना, निर्माण के बदलते परिदृश्य में समय की मांग के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट गुणवत्ता किफायती के साथ हासिल करना, इस संगठन का सदस्य मतलब क्या है, उद्देश्य है। इस सीमा संगठन की स्थापना 7 मई को हुई थी 1960 में। अब चलो चलते हैं हम, 7 मई के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस कह देते हैं। ये विश्व एथलेटिक्स दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हर साल इस दिवस की तिथि क्या करती रहती है, बदलती रहती है। तो जैसे बात करते हैं किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना, इस दिवस मनाने का उद्देश्य है। जब आपसे ये पूछा जाए कि विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे किस वर्ष मनाया गया था, जल्दी से बताएं। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता के साथ साथ उन्हें खेल के बारे में शिक्षित करने के लिए पहली बार यह दिवस 1996 में मनाया गया था। और इस दिवस मनाने की शुरुआत 1996 में सबसे पहले किसने की थी, तो नाम आता है इमेच्योर एथलेटिक महासंघ का। इमेच्योर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महासंगठन है जिसका अगर पूरा नाम लिया जाए तो क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ। इसी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसी दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना भी की गई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार युवाओं के बीच में खेल को लोकप्रिय बनाना, युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के बीच में एक कड़ी के रूप में स्थापित करना, इसका मुख्य उपलक्ष्य भी है। अब जैसे बात कर लेते हैं 7 मई के दिन कुछ मुख्य हस्तियां जिनका जन्म हुआ था, जिनकी आज तो नहीं कहेंगे, 7 मई के दिन जिनकी जयंती थी। ये फोटो आपको बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं, है ना। ये फोटो किसकी है, तो नाम आता है रविंद्रनाथ। देवेंद्र तो इनके पिताजी का नाम है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनका जन्म हुआ था 7 मई के दिन, 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। और इनका जन्म भी कहां पे हुआ, पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु भी कहां पे हुई, पश्चिम बंगाल में। एक महत्वपूर्ण हस्ती थी ये। अब चलो जी एक क्वेश्चन बता दीजिए इनके बारे में। उससे पहले आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, यही है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर भी कह दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम था मृणालिका। यहां पर ये फोटो देख पा रहे होंगे, पति पत्नी दोनों यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं के बारे में आपको बताना है
रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है वो बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर कोलकाता, वर्तमान में जिसे हम कोलकाता कह देते हैं, वहां पे हुआ था। तो पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1919 में गीतांजलि के लिए साहित्य क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे ये बात तो गलत है, क्योंकि इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1919 में नहीं। तो दूसरा पॉइंट गलत है, हमें वही टिक करना था। तीसरा पॉइंट देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। आपको पता है बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था 1905 में, और उसी के विरोध में सभी लोग इकट्ठे हुए थे, स्वदेशी आंदोलन भी चला। इसी के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक रचना लिखी थी, आमार सोनार बांग्ला, यानी कि हमारा जो बंगाल है वो बड़ा सुंदर है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो ऐसी रचना इन्होंने लिखी थी ताकि बंगाल के लोगों के बीच में एक क्या है, एकता का भाव जगाया जा सके। बाद में ये आमार सोनार बांग्ला कहां का राष्ट्रगान बना? बांग्लादेश का। तो अभी ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, कवि गुरु कहा जाता है, विश्व कवि जैसे उपनामों से भी इन्हें जाना जाता है। पहला और तीसरा और चौथा जो था वो तो ठीक था, लेकिन हमें टिक करना था जो गलत था वो। तो गलत कौन सा था? दूसरा पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचना लिखी गई थी जन गण मन। तो आपको पता है जन गण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है, तो ये हमारा भारत का राष्ट्रगान है। आमार सोनार बांग्ला की रचना भी इन्होंने ही की थी, वो अभी वर्तमान में कहां का है? तो वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। 1901 के आसपास कहा जाता है कि जो ये टैगोर साहब हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा रविंद्रनाथ ठाकुर। अब हम चलते हैं 7 मई के दिन जिनकी जयंती है उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। और ये कौन है? ये हैं नारायण सुब्बाराव हार्डिकर। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर जो हैं, इनका जन्म भी 7 मई को हुआ था। 7 मई 1889 को धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो वर्तमान में कर्नाटक का एक जिला है। इनकी मृत्यु 26 अगस्त 1975 को हुई थी। और इनको किसके लिए जाना जाता है? तो ये भारत के एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी रहे। ठीक है, अब इनके बारे में भी एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर ने बंगाल विभाजन के विरोध में आर्य बाल सभा का गठन किया। पहला पॉइंट आपका ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, नारायण सुब्बाराव हार्डिकर ने वर्ष 1923 में हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना की। दूसरा पॉइंट भी ठीक है। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर 1952 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो 3 पॉइंट है वो ठीक लिखे हुए हैं। हमें क्या टिक कर देना है? उपरोक्त सभी, यानी कि सारे ही बिंदु ठीक लिखे हुए हैं। तो जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब 7 मई के दिन ही पन्नालाल पटेल, इनका भी क्या हुआ था? इनका भी जन्म हुआ पन्नालाल पटेल का। ये बात है 7 मई 1912 की, जब इनका जन्म हुआ था। कहां पे? राजस्थान में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1989 को हुई थी। ठीक है ना? कहां पे हुई? गुजरात में। नाम से पता लग रहा है आपको, पटेल नाम लगा हुआ है। इनका कर्म क्षेत्र कौन सा रहा?
तो ये एक बेहतरीन साहित्यकार थे। ठीक है, अब मैं इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पन्नालाल पटेल द्वारा रचित नहीं है? जो इनके द्वारा रचित नहीं है वो टिक करना है आपको। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पन्नालाल पटेल ने जीवी रचना लिखी, इन्होंने गूंगे सुर बांसुरी की ये रचना भी लिखी, जीवन एक नाटक ये भाषा ये भी रचना इन्होंने लिखी। मूल रूप से इन्होंने कौन सी भाषा में अपना साहित्य रचा? तो आप कहेंगे गुजराती भाषा में। ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था 1985 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है? तो आपको पता ही है, साहित्य के क्षेत्र में कोई बेहतरीन कार्य करे तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इनको भी मिला। लेकिन जो बी ऑप्शन लिखा है माध्यमिक सूत्र, वो इनके द्वारा रचित नहीं है। तो वो किसके द्वारा रचित है? तो नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा। नागार्जुन, नागार्जुन जिनको बोला जाता है भारत का आइंस्टीन, तो उन्होंने रचना लिखी थी माध्यमिक सूत्र। उस माध्यमिक सूत्र नामक रचना में नागार्जुन ने क्या बताया है? सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो नाम लिख देना नागार्जुन का। अब जी हम चलते हैं 7 मई के दिन जिनकी पुण्यतिथि रही, यानी कि 7 मई के दिन जिनकी डेथ हुई थी उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। ये कौन है? तो आप कहेंगे इनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं उनका जन्म 15 मई को हुआ था, 15 मई 1897 को, और इनकी पुण्यतिथि 7 मई को होती है। और 7 मई की ही हम बात कर रहे हैं। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे? तो ये एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी रहे। और भारत के कौन से हिस्से में? तो आप कहेंगे दक्षिण भारत में इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेजी शासन के डर को निकाल फेंका था और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आपको पता है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। तो अब आप इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, यहां से कई बातें आपको क्लियर हो जाएंगी अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में। तो अल्लूरी सीताराम राजू का जो यहां पर जन्म है वो कब हुआ था? 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। ये बात तो ठीक लिखी हुई है, लेकिन हमें क्या बताना है जो कथन गलत है। तो पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन देखो, 7 मई 1924 को कोयूरू गांव में ब्रिटिश सेना ने अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला था। और इसी के साथ में रंपा विद्रोह जो था वो खत्म हो गया। और यही रंपा विद्रोह के क्या थे? एक प्रतीक थे। तो 1924 को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? इनको पकड़ लिया था और बाद में इनको क्या कर दिया गया? मार दिया अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार से शहीद हुए थे हमारी इस धरती के लिए। ये तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मन्यम विरडू, यानी कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उन्हें ये उपनाम दिया गया था जिसका मतलब होता है जंगल का नायक, क्योंकि ये वीरतापूर्ण कारनामे किया करते थे। इसी वजह से इनको गांव वालों ने ये उपाधि दे दी। डी ऑप्शन जो है ना वो गलत लिखा हुआ है और हमें गलत ही टिक करना था। भारत सरकार ने इनको ध्यान में रखते हुए एक डाक टिकट जारी किया था। कब किया गया? 1986 की बात है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 1974। 1974 में नहीं था वो, बल्कि 1986 में डाक टिकट जारी किया गया था इनके नाम का। 1974 में तो एक मूवी आई थी इन पर बनी हुई, इनकी जीवनी पर बनी हुई। ठीक है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, edurohi24 सर्च कर लेना। टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स पे आप सर्च कर लीजिए। व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके की जानकारी आपको हासिल करनी हो तो मैसेज कर देना उस पे। 7 मई का हमने इतिहास जान लिया है, महत्वपूर्ण घटनाएं 7 मई की हमने कवर कर ली। अब चलेंगे 8 मई के दिन
कुछ मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है। हर साल 8 मई को क्या मनाया जाता है? हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और ये विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहां पर जैसे हम बात करते हैं, इनका सिंबल जैसे ऐसे होता है, प्लस का निशान बना होता है रेड कलर में, आपने देखा भी होगा। रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों और युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना होता है। रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाले महान मानवता प्रेमी जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई के दिन ही हुआ था। ड्यूनेंट, इनका जन्म कब हुआ? तो 8 मई 1828 को ही हुआ। उन्हीं के जन्मदिन के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। और मुख्य उद्देश्य क्या रहता है इस विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का? ताकि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई जा सके, रोगियों से संबंधित, घायलों से संबंधित, या फिर युद्ध काल में जो बंदी बनाए गए हैं उनसे संबंधित। ठीक है ना। भारत में भी वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया था और तब से रेड क्रॉस के स्वयं सेवक विभिन्न प्रकार की आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। और थैलीसीमिया है क्या ये? तो थैलीसीमिया एक रोग है। इस रोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो बीमारी है ये एक आनुवांशिकी बीमारी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ती चली जाती है। इसी के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। ठीक है ना। तो बीमारी का जन्म शिशु के साथ ही हो जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो अनुवांशिकी ये पैदा होती है बीमारी, उम्र भर ये कभी साथ नहीं छोड़ती। इसका सिर्फ एक समाधान है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखना। यह बीमारी कुछ विशेष समुदाय में होती है, उन समुदायों के रिवाज ही इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो रीति रिवाज में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो बेहतरीन हो सकता है। थैलीसीमिया रोग जो है इसके बारे में आप और थोड़ा सा सर्च कर लेंगे कि क्या होती है ये बीमारी। माता पिता के जैसे संतान होती है, अगर माता पिता में वो बीमारी है तो बच्चे में भी आ जाएगी। इस बीमारी से ग्रस्त शरीर में लाल रक्त कण जो होते हैं ना वो बनने बंद हो जाते हैं, शरीर में खून की कमी आ जाती है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। इस रोग में बच्चों में जिगर, तिल्ली और हृदय की साइज बढ़ने, या फिर आप कह सकते हैं शरीर में चमड़ी का रंग काला पड़ने जैसी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इस रोग के बारे में हमें पता भी होना चाहिए और लोगों को हमें जागरूक भी करना चाहिए। इसीलिए ये दिन पूरे दिवस मतलब क्या है, विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। यहां पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, 8 मई के दिन जिनका जन्म हुआ था उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। और ये वो कौन है? ये है गोपबंधु चौधरी। गोपबंधु चौधरी का जन्म हुआ था, यानी कि इनकी जयंती थी 8 मई को। आपकी क्लास निरंतर हो नहीं पाई लैपटॉप में खराबी की वजह से, तो चलो कोई नहीं। 8 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था। 29 अप्रैल 1958 को इनकी मृत्यु हो गई। मूल रूप से किसके लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो ये हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। गोपबंधु चौधरी जो हैं इनको गांधीवादी कार्यकर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते थे ये। जिस प्रकार महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ये महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना करते थे। तो जल्दी से बताएं, इन्हें उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कब चुना गया? 1938 की बात है, इन्हें चुना गया था अध्यक्ष। जैसे बात करते हैं उत्कल किसका पुराना नाम है, तो ये तो ओडिशा का पुराना नाम है।
और इनका जन्म भी तो ओडिशा में ही हुआ था। तो ये मूल रूप से कहाँ के थे, तो ये ओडिशा के ही थे। तो उड़ीसा की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की अगर गिनती की जाए तो उनमें इनका नाम भी आता है। भारत की तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने इन्हें ओडिशा में अकाल पड़ने के समय सहायता अधिकारी नियुक्त किया था। महात्मा गांधी का इन्होंने साथ भी दिया असहयोग आंदोलन में, ठीक है ना। 8 मई के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। तो 8 मई के दिन यहां पर ये फोटो देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है, वासुदेव चापेकर। वासुदेव चापेकर की जब हम बात कर रहे होते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1880 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 8 मई को हुई, क्योंकि इनको फांसी दे दी गई थी। 8 मई 1899 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। आपको पता है चापेकर बंधुओं का नाम आपने सुना होगा, चापेकर बंधु। इन्होंने यानी कि चापेकर बंधु कितने थे, 3 भाई थे। तीनों भाइयों को चापेकर बंधु कहा जाता है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बेहतरीन प्रयास भी किए। कौन कौन से थे वो आप बता सकते हैं क्या? चापेकर बंधुओं में सुमिलित जो नहीं है वो आपको टिक करना है। तो दामोदर हरि चापेकर वो तो थे ही। इनको फांसी कब दी गई थी, तो आप कहेंगे इनको फांसी 18 अप्रैल 1898 को दी गई थी। कहां पे, यरवदा जेल में। इनके एक भाई थे बालकृष्ण चापेकर, इनको भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी 9 फरवरी 1899 को। और इनके एक भाई, जैसे आज हम बातें कर रहे हैं वासुदेव चापेकर के बारे में, इनको फांसी कब दी गई थी, 8 मई 1899। तो पहले जो 3 पॉइंट हैं ये तो चापेकर बंधुओं में सुमिलित हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो चापेकर बंधुओं में सुमिलित नहीं है, क्योंकि हरिपंत चापेकर इन तीनों भाइयों के पिताजी थे, ठीक है ना। तो चापेकर बंधुओं के नाम से कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, तो नाम आता है दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर का। तो ये तो बातें हुई 8 मई के दिन। 8 मई की बातें हमने कवर कर ली है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, एक्स पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं आप। अब चलो जी चलते हैं हम 9 मई के दिन की कुछ बातें कवर करने के लिए। 9 मई के दिन जिनका जन्म हुआ था, यानी कि जिनकी जयंती है, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। इनका नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में तो आप बखूबी जानते ही होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई जाती है, 9 मई। 9 मई 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पे, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, 19 फरवरी 1915। 1915 महाराष्ट्र के मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। जब हम बात कर रहे होते हैं इनके गुरुजी का नाम क्या था, इनके गुरुजी का नाम था M.G. रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे इनके गुरुजी थे। अगर हम इनके शिष्य की बात कर रहे होते हैं तो इनके शिष्य कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है ना। अब इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बताएंगे आप। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जिन्होंने लिखा होगा ना 1905, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। 1905 में 2 बातें ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। एक तो इन्होंने बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की 1905 में। दूसरा, इन्होंने 1905 में क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में कहां पे की थी,
पुणे, और ये पुणे कहां पर है, ये तो महाराष्ट्र में है, और मूल रूप से ये महाराष्ट्र के थे ही, है ना। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। 9 मई को इनकी क्या थी, जयंती थी। अब 9 मई के दिन जिनकी पुण्यतिथि थी उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है, तेनजिंग नोरगे। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था मई 1914 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 9 मई के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 1986 में। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये एक पर्वतारोही थे, पर्वतारोही, ठीक है। इनको 1959 में क्या मिला था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और मूल रूप से इनको क्या बोला जाता है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे ये, विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया, ठीक है ना। इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। जब हम बात करते हैं इनके साथ में और व्यक्ति कौन थे, तो एक और का नाम आता है एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी के साथ में ये गए थे और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जब आपसे ये पूछा जाए कि तेनजिंग नोरगे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहली बार किस वर्ष सफल हुए थे, तो आप बता सकते हैं वो कब चढ़े थे, कब की बात है ये, 29 मई 1953 को वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे, ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इस दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे हम भारतीय चुनाव आयोग भी बोल देते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। 28 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, तो आपको पता है हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। 2 जनवरी 1954 को क्या हुआ था, तो भारत रत्न देने की परंपरा शुरू हुई, भारत रत्न देने की परंपरा। और भारत रत्न हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह परंपरा जब शुरू हुई उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। तो 9 मई के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने कवर कर ली हैं। अब हम चलते हैं 10 मई के दिन कुछ घटनाएं जानने के लिए। तो आपको पता है 10 मई के दिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो आरंभ हुआ था। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर कहा जाए तो कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, मेरठ, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ कहां पे है, यूपी में। आपको पता है अंग्रेजों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसका विरोध उनकी सेना में भर्ती हुए भारतीय सैनिकों ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये आंदोलन शुरू हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो ये क्रांति कब हुई थी, 1857 में हुई। तो 1857 की इसे क्रांति बोल देते हैं। अलग अलग क्रांतिकारियों ने, मतलब अलग अलग लोगों ने इसे नया नया अपना तरीके से नाम दिया है। अभी थोड़ा सा जुकाम हो चुका है, इस वजह से मुश्किल हो रही है, चलो कोई नहीं। जैसे हम बात करते हैं बीडी सावरकर के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली की जब हम बात कर रहे होते हैं, डिज़रायली ने क्या कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना। तो डिज़रायली के अनुसार यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और आपने नाम सुना होगा सर जॉन लॉरेंस का। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार ये एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। हम इसमें क्या हो गए थे, हम इसमें असफल हुए, हम जीत नहीं पाए, अंग्रेजों की इसमें जीत हो गई।
हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने इसमें नेतृत्व किया था। दिल्ली में नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर थे, और बहादुर शाह जफर के मुख्य नेतृत्व किसके हाथों में था? बख्त खां के हाथों में। कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब, जिनका ओरिजिनल नाम था धुंधु पंत, और सैन्य नेतृत्व तांत्या टोपे के हाथों में था। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल इस क्रांति में आगे आई थी। और झांसी की बात करते हैं तो झांसी क्षेत्र से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो लड़ रही थी। बरेली की बात करते हैं तो खान बहादुर खां इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे। फैजाबाद की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। तो यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 10 मई के दिन शुरू हुआ था। 10 मई के दिन कुछ इंपॉर्टेंट जो हस्तियां जिनका जन्म हुआ था या फिर जिनकी जयंती है उनके बारे में हम बातें कर लेते हैं। यहां पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, इनका नाम है रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव ये बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती रही हमारे भारत की। 10 मई 1918 को इनका जन्म हुआ। 20 जनवरी 2002 को इनकी मृत्यु हुई। और कहां पे? वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या थे? ये एक जासूस थे। भारत की गुप्तचर संस्था रो के बारे में तो आपने सुना होगा। जैसे बात करते हैं, रो की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को स्थापित किया था इन्होंने, ठीक है ना। ये संस्थापक थे। रामेश्वर नाथ काव ने रो की स्थापना की थी। जब पूछा जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो क्या आप बता सकते हैं क्या? जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 21 सितंबर 1968 को स्थापना की गई थी रो की रामेश्वर नाथ काव के द्वारा। आपको पता है 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को क्या है, एक हार का सामना किया। और 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, भारत की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। 1966 में अकाल पड़ा हुआ था। यानी कि भारत अगर बेहतरीन तरीके से चलता तो हर क्षेत्र में एक भारी विजय प्राप्त कर सकता था चीन के खिलाफ भी, लेकिन थोड़ी सी कमी थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए एक आप कह सकते हैं खुफिया एजेंसी की शुरुआत की गई रामेश्वर नाथ काव के द्वारा, ठीक है ना। हालांकि 1947 में रामेश्वर नाथ काव की इंटेलिजेंस ब्यूरो में नियुक्ति हुई थी, ठीक है ना। उनका प्रशिक्षण लेजेंडरी भोलानाथ मुलिक की निगरानी में हुआ था 1947 में। लेकिन रो की स्थापना इन्होंने फिर कब कर ली थी? 1968 में। अब चलो चलते हैं हम 10 मई के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो छत्रपति साहू जी महाराज हैं ये, इनकी फोटो। छत्रपति साहू जी महाराज, इनके पिताजी का नाम क्या था? श्रीमंत जय सिंह राव। जैसे हम बात कर रहे होते हैं, इनका एक नाम और भी आता है यशवंत राव। यशवंत राव लिखा हो चाहे छत्रपति साहू जी महाराज लिखा हो, एक ही बात है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ। इनकी मृत्यु 10 मई 1922 को हुई थी मुंबई में। और इनका जो कार्य क्या था? ये एक बेहतरीन समाज सुधारक थे। समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था उनके ये हितैषी बनकर रहे, दलित हितैषी ये रहे। इनसे संबंधित एक आप क्वेश्चन बता देंगे बड़ा प्यारा सा। छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में आपको वो कथन बताना है जो गलत है।
जो गलत है। पहला पॉइंट देखो, छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ, पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, छत्रपति शाहू जी महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था, यह बात भी ठीक लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, छत्रपति शाहू जी महाराज का निधन 20 मई को हुआ, यह गलत लिखा हुआ है क्योंकि इनका निधन 10 मई को हुआ, और आपको पता है हम 10 मई का इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है, वही हमें टिक करना है। फोर्थ ऑप्शन भी ठीक रहेगा। छत्रपति शाहू जी महाराज का कहना था कि जातिवाद का अंत जरूरी है, जाति को समर्थन देना अपराध है, ठीक है ना। हालांकि एक राजा की गद्दी पर बैठने के बाद भी इन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चलो जी, ये तो बात हुई 10 मई के दिन की। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, एक्स, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और इसी के साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 11 मई के इतिहास के बारे में जानने के लिए। 11 मई के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। शिक्षण संस्थान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जितने भी संबंधित संस्थान हैं वहां पर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले, यानी कि टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में युवाओं को जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह दिवस जब हम मनाते हैं तो इस दिवस पर हम बातें करते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या है, हम क्या लक्ष्य लेकर चल सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस प्रकार हम अपने देश की दशा और दिशा को बेहतरीन मार्ग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। जैसे आपको पता है 11 मई का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इतिहास में। 11 मई 1998 का दिन याद होगा जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हमने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान पोखरण में, ठीक है। तो उसी वजह से क्या मनाया जाता है, 1998 से ही ये हम मना रहे हैं। अब चलते हैं 11 मई के दिन जिनका जन्म हुआ था, यानी कि जिनकी जयंती है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां पर ये क्या नाम है, आप कहेंगे इनका नाम है के सुंदरम। के सुंदरम जो है उनकी जयंती थी 11 मई के दिन, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 11 मई 1904 को। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो इनका जन्म चेन्नई क्षेत्र में हुआ और 23 सितंबर 1992 को इनकी मृत्यु हुई थी न्यू दिल्ली में। मूल रूप से किसके लिए ये प्रसिद्ध रहे, तो ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कब से कब तक इन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला, तो 20 दिसंबर 1958 से लेकर 30 सितंबर 1967 तक ये हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। और कौन से नंबर के थे, तो आप कहेंगे ये दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बात कब की है ये, बात है ये 1968 की। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो नाम लिख देना आप किसका, सुकुमार सेन का। सुकुमार सेन हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। दूसरे चुनाव आयुक्त कौन रहे, तो नाम आता है कल्याण सुंदरम का, यानी कि कल्याण वैद्यनाथ कुटूर सुंदरम, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। और इनकी जयंती कब थी, 11 मई, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 11 मई के दिन जिनका निधन हुआ था, यानी कि जिनकी पुण्यतिथि थी। तो ये नाम अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, आबिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान का जन्म कब हुआ था, 28 अगस्त 1913 को इनका जन्म हुआ। जब हमारे भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय की बात है ये। और इनकी मृत्यु
11 मई 2002 को हुई थी। कहा जाता है कि ये भारत की पहली महिला पायलट थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली महिला पायलट कौन रही, तो नाम लिख देना आबिदा सुल्तान का। लेकिन कहा जाता है कि जब भारतीय ये स्वतंत्रता आंदोलन चला, परिणाम स्वरूप भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, इसी उथल पुथल के बीच में ये कहां चली गई थी, ये पाकिस्तान चली गई। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इनके बारे में बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। आबिदा सुल्तान का जन्म 28 अगस्त 1913 को हुआ, ये बात ठीक है। इनके पिता का नाम हमीदुल्ला खान, जो कि भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे, ये बात भी ठीक है। तीसरा पॉइंट भी ठीक है, 1949 में इन्होंने भारत को छोड़ दिया था और पाकिस्तान चली गई। इनके संबंध में सारे के सारे कथन ही ठीक है। आपको पता है 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई का इतिहास हमने कवर कर लिया है और करंट अफेयर्स की बातें भी हमने कवर कर ली थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एडुरोही ऑफिशियल सर्च कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यहां पर एडुरोही 24 जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ में आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा और साथ में आपको एक सूचना देते हैं कि जब आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है, उस कम्युनिटी बटन पे आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको भी कवर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, एक्स पे, इंस्टाग्राम, सभी प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं 8307730527। व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।